क्या आप जानते हैं कि कराची की गलियों में एक छोटी बच्ची थी जिसे टॉफियां खाने का बहुत शौक था, लेकिन कैपिटलिज्म ने उसे एक ड्रग कार्टेल बना दिया। वो बच्ची कोई और नहीं, वो बच्ची थी पिंकी, अनमोल पिंकी। बाज लोग इसको पिंकी कहते हैं, जो मुझे जहर लगता है। पिंकी पिंकी होता है, पिंकी कभी पिंकी नहीं होता। ये उनकी जहालत है जो गलत नाम लेते हैं। इसके बारे में बताऊंगा कि इसने कैसे कराची में अपना दबदबा बनाया। दोस्तों, अनमोल पिंकी जो आज सरेआम धमकियां देती है और पुलिस वालों को फ़ोन करके कहती है मुझे पकड़ना है तो पकड़ लो, अगर पकड़ सकते हो, अगर आप में इतनी हिम्मत है, पूरा कराची में चला रही हूँ, जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, यही अनमोल पिंकी जब मात्र 3 साल की थी तो ये टॉफ़ियों की दुकान के सामने खड़े होकर टॉफ़ियों को देखती थी। तरसी निगाहों से टॉफ़ियों को देखते देखते इसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये दुकानदार को कहती थी कि अंकल मुझे टॉफ़ी चाहिए। दुकानदार कहता था पहले पैसे। पैसे इसके पास नहीं होते थे तो दुकानदार कहता था जाओ, पैसे लाओगे तो टॉफ़ी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ऐसे ही एक दिन रोती हुई पिंकी को एक बुरी औरत मिली। बुरी औरत मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसने काला चश्मा लगाया था, लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी और हाथ में 3310 फोन था। आज के बच्चों को बताता चलूं, ये 3310 उस जमाने का 17 प्रो मैक्स था। दोस्तों, 3 साल की छोटी रोती हुई पिंकी अनमोल को उस औरत ने ठोडी ऊपर करके पूछा कि बेटा कौन लो ली? तो उसने कहा मुझे टॉफ़ी चाहिए। तो उस औरत ने कहा टॉफ़ी तुम्हें मिल जाएगी, क्या तुम्हें सारी दुनिया की टॉफ़ीज़ चाहिए? अनमोल पिंकी ने क्योंकि छोटी थी कहा कि हाँ क्यों नहीं, मुझे सारी दुनिया की टॉफ़ीज़ चाहिए। उसने कहा ठीक है, मेरे लिए तुम ड्रग्स बेचोगी? अनमोल पिंकी छोटी थी, उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उसने हामी भर ली। फिर क्या हुआ? बच्ची ने हामी भर ली थी, लेकिन औरत ने कहा ठीक है, लेकिन इससे पहले नादरा की तमाम शराइत पूरी कर लें, उसके बाद हम डील कर लेंगे। उस औरत ने बच्ची से कहा कि अपना शनाख्ती कार्ड दो। बच्ची ने तुरंत कहा कि आंटी मैं तो अभी सिर्फ 3 साल की हूँ। पता नहीं उस औरत के दिल में मोरालिटी ने जन्म लिया या फिर कोई लंबी प्लानिंग थी। उस औरत ने अनमोल पिंकी को कहा कि बेटा जाओ, अभी तुम 18 साल की नहीं हो, हम 18 साल से कम उम्र के लोगों को काम नहीं देते, जब 18 साल की हो जाओगी तब मुझसे रब्ता करना। ये कहकर उस औरत ने अनमोल पिंकी को अपना मोबाइल नंबर दे दिया और कहा कि जब 18 साल की हो जाओगी तब मुझसे रब्ता करना। ये लो मेरा नंबर 0333859762. इतने में 15 साल झपट से गुजर गए, पता ही नहीं चला। वक्त का पहिया ऐसा घूमा मानो अभी की बात हो। पिंकी 18 साल की हो चुकी थी। अब वो वेप पीती थी और टिकटॉक बनाती थी, साथ में ही बगैर पढ़े मोटिवेशनल कोट्स भी डालती थी। लाइक अगर आप बियर के साथ ये लोगे तो ये नुकसान देगा, अगर उसके साथ लोगे तो फायदा देगा, इस किस्म की बातें करती थी। दोस्तों, देखते ही देखते पिंकी कराची शहर में अपना नाम पैदा कर चुकी थी। हर बंदा उसको जानता था। अरे ये कैसी मोटिवेशन है? ये मुझसे नहीं बल्कि पिंकी से जाके पूछो। पिंकी से याद आया, पिंकी जब जवान होकर उस औरत के पास पहुंची तो उसे कहने लगी लाओ औरत, अब मुझे मेरा जॉब ऑफर दो। औरत ने क्या कहा? अनमोल पिंकी से उस औरत ने पूछा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? अनमोल पिंकी ने कहा कि मैं पाकिस्तान के जितने स्कूलों में एक्सपायर्ड समोसे बिकते हैं वो समोसे वापस उन्हीं स्कूलों को बेच सकती हूँ। तो बस फिर क्या था दोस्तों, मिली पिंकी को जॉब और वो बन गई कराची की सबसे बड़ी ड्रग डीलर। साथ साथ में वो रील्स भी बनाती थी, मोटिवेशनल कोट्स भी कहती थी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है? बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, वो आपको गलत रास्ते पे ले जाता है, उसका अंजाम भयानक होता है। वही पिंकी जो थाने और पूरे शहर में पुलिस वालों को धमकियां दे रही थी, भरमबाजी कर रही थी, आफ्टर टॉर्चर वो कहने लगी कि मेरा नाम पिंकी नहीं बल्कि मेरा नाम पिंका है। तो दोस्तों, मेरा सैल्यूट है पाकिस्तान की पुलिस को कि जिसने पिंकी को ऐसा सीधा किया जैसे पाकिस्तान की फौज ने मोदी जी को सीधा किया था, कि पिंकी खुद मुंह से बोलने लगी कि मैं पिंकी नहीं, मैं पिंका हूं। एक सेकंड, ये किस किस्म की रिसर्च है? ये मेरी AI की रिसर्च है दोस्तों। राठी जी, ऐसी ही एक रिसर्च ना आपने पाकिस्तान के बारे में भी की थी। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद आपने एक वीडियो पाकिस्तान के बारे में भी ऐसी ही बनाई थी। मुझे बनानी पड़ी क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत था। क्या हो गया कि मैं जर्मनी रह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास खतरात से निपटने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ी। आपको पता है मैं न्यूट्रल बात करता हूँ, अच्छा, लेकिन चलें, कहीं चलें, ना चलें, कहीं ऐसा मौका या दिन आता है कि इंसान को एक पक्ष का साथ देना पड़ता है। राठी जी छोड़ें, जो हो गया सो हो गया। अब ये बताएं दूसरा टॉपिक कौन सा सिलेक्ट किया आपने?
दूसरा टॉपिक है मेरा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर एक्टर और होस्ट फहद मुस्तफ़ा की टांगों के पीछे का राज क्या है, ये मैं आपको खुलासे के साथ बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ये सब बातें जाननी है, आपको इसकी क्यूरियोसिटी है कि आप ये सब जान जाए, इसके लिए आपको मेरा कोर्स खरीदना पड़ेगा। कोर्स मेरा है मात्र 6,000 रुपये का। इससे सस्ता कोर्स आपको कोई और नहीं देगा। और एक और बात, कोई अगर आपको ऑनलाइन कोर्स बेचे तो मत लीजिएगा, ये सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। लेकिन मैं जो आपको कोर्स दे रहा हूँ ये आपकी ज़िंदगी में एक आसानी पैदा करेगा और आपको बताएगा कि आपने किस तरह से चलना है। सर, फहद मुस्तफ़ा की कहानी सुना दें, उनकी टांगों के बारे में बता दें। फहद मुस्तफ़ा की टांगों के पीछे एक दर्दनाक कहानी है। लोग फहद मुस्तफ़ा की टांगों का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि उसके कच्छे का भी मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन वो मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि वह फहद मुस्तफ़ा का कच्छा उतार भी रहे हैं। इसके पीछे जाएंगे और कहानी को हम कुरे देंगे। हिस्ट्री में जाकर देखना पड़ेगा कि ये इतना माइक्रो लेवल का कच्छा फहद मुस्तफ़ा के टांगों में फिट कैसे आया। यकीन जानिए दोस्तों, जब मैंने पहली बार फहद मुस्तफ़ा की वो टांगों वाली वीडियो देखी, मुझे गुदगुदी हो रही थी और एक तरफ अफसोस भी हो रहा था कि अल्लाह माफ़ी दे, इतनी कमज़ोर टांगे मैंने कभी नहीं देखी। फहद मुस्तफ़ा की टांगे तो मोदी जी की स्ट्रेटेजी से भी कमज़ोर हैं। अब कहानी भी सुना दें, कहानी भी तो सुनाए ना। कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब फहद मुस्तफ़ा ने नया जीतो पाकिस्तान शुरू किया था। एक दिन उसके शो में गरीब बुजुर्ग आए, कपड़े फटे हुए थे, हाल बुरे थे और कमज़ोर टांगे थी। तो दोस्तों, करते करते वो बुजुर्ग आखिरकार उस सेगमेंट तक पहुंच गया जहां पे फहद मुस्तफ़ा के शो में आखिरी सेगमेंट में 20 तोला सोना जीता जाता है। वो उस मौके तक पहुंच गया, उसको जीतने का मौका मिल गया। मगर दिक्कत यहाँ थी दोस्तों कि अगर वो बुजुर्ग सोना नहीं जीतता और डब्बा खुलता और सोना ना निकलता तो उसके बाद क्या होता? वो बुजुर्ग सारा पैसा, सारा सोना, सब कुछ हार जाता। लेकिन दोस्तों, कहानी ने टर्न तब लिया जब फहद मुस्तफ़ा के दिल में आया कि वाइटनिंग इंजेक्शन से मेरी तो लाइफ बदल चुकी, क्यों ना इस बाबा जी की जिंदगी भी बदल दी जाए। फहद इमोशनल हो चुके थे, उनकी आंखों में आंसू थे। बाबा जी के पास सोना जीतने के लिए सिर्फ एक चांस था, लेकिन फहद मुस्तफ़ा ने बाबा जी को आंख का इशारा करके बताया कि सोना किस डब्बे में पड़ा हुआ है। बाबा जी ने डरते डरते उस डब्बे का नंबर बताया और कहा कि खोल दे। जब बॉक्स खुलता है तो यकीन जाने उस बाबा की काया ही पलट गई। बाबा जी 20 तोला सोना जीत चुके थे। दोस्तों, जैसे ही बाबा 20 तोला सोना जीतता है, उसके बाद फहद मुस्तफ़ा को सलमान इकबाल की कॉल आती है कि बेवकूफ़ इंसान, ये क्या किया तूने, 20 तोला सोने का हिंट क्यों दिया। फहद मुस्तफ़ा ने सलमान इकबाल को कहा कि सलमान भाई सॉरी। सो रही थी जो बरसों से किस्मत, वो जाग गई। बाबा घर पहुंचे तो घर पे जाके उनकी काया ही पलट गई। घर पहुंच के फिर काया पलट गई, कैसे? बाबा जी घर जाने से पहले रास्ते में पड़े एक जुए खाने में घुसे और वहां पर गेम लगाई जिसमें सारा सोना वो हार गए। उसके बाद उनकी काया फिर पलट गई। बाबा जी बुनियादी तौर पे एक मनहूस इंसान थे। फिर क्या हुआ? बाबा जी ने फहद मुस्तफ़ा के द्वारा 20 तोला सोना जो जीता था, उसे हारने के बाद उनको गम लग गया था। उन्होंने ये सोचा कि अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं, मैं जाके खुदकुशी कर लेता हूँ। बाबा जी एक ट्रेन की पटरी पर जाकर लेट गए, लेकिन 2 दिन हो गए, लाहौर से ट्रेन आ ही नहीं रही थी कराची के लिए। क्या हुआ फिर? बाबा जी 2 दिन तक ट्रेन की पटरी पर सोए रहे, लेकिन सोते सोते बाबा जी को एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक परी आई जिसके हाथ में एक छड़ी थी जिस पे स्टार बना हुआ था। बाबा जी को उस परी ने कहा, बाबा जी दोबारा से फहद मुस्तफ़ा के शो में जाइए और 20 तोला सोना आप जीत कर आ जाइए। क्या होगा, दूसरी बार सोने जीतने पर सलमान इकबाल थोड़ा सा नाराज होंगे, उससे ज्यादा और क्या कर लेंगे। बाबा जी जब नींद से बेदार हुए तो बाबा जी के दिल में नई जिंदगी जीने का एक जोश और जज्बा पैदा हुआ, एक शौक पैदा हुआ। लेकिन जब तक बाबा जी ट्रेन की पटरी से उठते, इतने में लाहौर से तेज रफ्तारी के साथ एक ट्रेन आई और बाबा जी की टांगों के ऊपर से चली गई।